ये इलेक्शन भी बड़ी अजीब चीज होती है। पता नहीं चलता कौन कहां पे कौन सी बात करेगा। जब ये तय हुआ था कि कांग्रेस के साथ हम मिलकर ये इलेक्शन लड़ेंगे, उस वक्त हमारी मुकम्मल कोशिश थी कि तमाम सीटों पे हम किसी फैसले पे आ जाएं, जिस पे कि कुछ सीटें हम उनके लिए छोड़ें, कुछ वो हमारे लिए। लेकिन कुछ ऐसी सीटें थीं जिस पे बात हम दोनों में बनी नहीं। बहुत अच्छा। दो चार ऐसी सीटें थीं जिस पे वो भी जिद कर गए, हमने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी। यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि एक दो सीटों पे जो है ये बात टूट जाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन चलिए, आज हम वहां पहुंचे कि ज्यादातर सीटों पे हम जो है मिलके लड़ रहे हैं। लेकिन दो चार छह ऐसी सीटें हैं जहां पे उम्मीदवार उनका भी है, हमारा भी। कैंपेन से पहले मैंने ये तय किया था कि अगर मैं उन इलाकों में गया जहां दोनों तंजीमों के उम्मीदवार हैं, तो मैं दूसरी तंजीम के उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि ठीक नहीं रहता। लेकिन बदकिस्मती से कांग्रेस के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया है कि इस कैंपेन के दौरान मैं उनका जिक्र किए बिना अब स्टेज छोड़ ही नहीं पाऊंगा। समझ में नहीं आता, अगर हमारा झंडा खराब, अगर हमारे झंडे में लाल रंग, जिस तरह उसने कहा लोगों का खून निचोड़ के लाल किया, अगर हमारी कयादत खराब, यहां तक कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी उसने नहीं बख्शा, मेरी और फारूक अब्दुल्ला साहब की तो बात ही नहीं। अगर हम सब में इतनी खराबियां हैं, तो पहले मुझे ये बताएं, वो जो 2 महीने पहले यहीं बानिहाल की सरजमीन पे आके मैंने उनकी तंजीम के मेंबर पार्लियामेंट के लिए वोट मांगे, जब वो मेरे साथ खड़े थे और मेरी तारीफ करते हुए थके नहीं, तो खुदारा बानिहाल के लोगों को आप सिर्फ इतना ही बताएं, क्या उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे या आज आप झूठ बोल रहे हो? बहुत अच्छा। क्योंकि दोनों सच हो नहीं सकते। अगर 2 महीने पहले मैं निहायत ही काबिल चीफ मिनिस्टर था, निहायत ही ईमानदार सियासतदान था, निहायत ही हमदर्द एक शख्स था, अगर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी, कोई कमजोरी नहीं, अगर उस वक्त सजाद शाहीन साहब भी एक बेहतरीन इंसान थे, अगर उस वक्त मेरे तमाम वर्कर अच्छे लोग थे, तो आज आपको इन सब में खराबी कैसे नजर आई? और तो और जिस शख्स को इस असेंबली इलेक्शन के लिए उनकी अपनी जमात ने पीसीसी सदर के लायक नहीं समझा, बहुत अच्छा। जिसको इलेक्शन का ब्यूगल बजने के बाद कुर्सी से उतारा गया, उस शख्स को बानिहाल के लोग क्यों वोट दें, मेरी समझ में नहीं आता। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की खुशकिस्मती ये है कि हम जो बात कश्मीर में करते हैं वही बात बानिहाल में करते हैं, वही बात रामबन में करते हैं, वही बात उधमपुर में करते हैं, वही बात जम्मू में करते हैं। लेकिन हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं जिनका समझ में नहीं आता, सुबह एक बात, दोपहर को दूसरी बात। अब यही बीजेपी वाले मान लीजिए जो यहां वोटों को तकसीम करने पर लगे हुए हैं। कल का मैंने ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बयान देखा, बानिहाल में आके उन्होंने तकरीर की। पहले तो कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग इसी चीज का जिक्र अपने मंशूर में करते हैं, तो वजीर दाखिला अमित शाह साहब हम पे जो है सवार हो जाते हैं, हमें निशाना बनाना शुरू करते हैं। अब खुदारा मुझे बीजेपी वाले ये बताएं कि होम मिनिस्टर साहब सही है
या डिफेंस मिनिस्टर साहब सही है? क्योंकि एक जम्मू में एक बात करता है, दूसरा बानिहाल आके दूसरी बात करता है। अभी तक बीजेपी ने जब कभी जम्मू कश्मीर में बातचीत के हवाले से बात की तो कहा कि हम हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। लेकिन कल राजनाथ सिंह की तकरीर में साफ हुआ कि 2016 में ऑपोजिशन एमएलएज का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया। अब खुदारा मुझे बताइए, हम किस चीज को सच माने? क्या हम इस चीज को सच माने कि आप हुर्रियत को छोड़ के बाकी सबों के साथ बात करोगे, या हम राजनाथ सिंह की तकरीर को सच माने कि 2016 में आपने दरवाजा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए खोल के उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था? क्योंकि एक बार फिर दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। लेकिन ये बातें कही जाती हैं जज्बात के साथ खेलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि बानिहाल में जो बात करेंगे वो जम्मू में चलेगा नहीं, जम्मू की जो बात है वो बानिहाल में चलेगी नहीं। लेकिन ये सियासत जो है ये जम्मू कश्मीर के लोग पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप जहां आओ तो कम से कम लोगों को सच तो बोल के जाओ, ताकि उस सच के बुनियाद पे लोग अपने वोट का फैसला करें और उस बुनियाद पे फिर यहां से उम्मीदवार को जितवाएं। उसके साथ हमारे खिलाफ मैदान में वो भी जमात है जिन्होंने अक्सर बेशतर लोगों के जज्बातों के साथ खेला है। निशान उनका कलम दवात है, सियासत उनकी हमें समझ नहीं आती। आज दोबारा 2014 के बाद अगर वोट मांग रहे हैं तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए, ठीक, आपको पूरा हक है इस चीज पे वोट मांगने के लिए। लेकिन खुदारा हमें पहले ये तो बताएं, क्या ये वही नारा नहीं है जो आपने 2014 में इस्तेमाल किया? क्या 2014 में जगह जगह मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, महबूबा मुफ्ती, उनके तंजीम के तमाम साथी, क्या जगह जगह उन्होंने तकरीरें नहीं की और कहा पीडीपी को वोट दो अगर बीजेपी को बाहर रखना है? आके वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। इस बात के बावजूद कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए दोस्ती का हाथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ाया था, उस वक्त हमने मुफ्ती साहब से कुछ नहीं मांगा, ना मैंने मिनिस्ट्री मांगी, ना मैंने राज्यसभा मांगा, ना मैंने साथियों के लिए एमएलसी मांगे, ना हमने चेयरमैनी मांगी। हमने इतना ही कहा मुफ्ती साहब अगर आप इन बीजेपी वालों को लाओगे जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत नुकसानदेह साबित होगा, आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, 6 साल हुकूमत करिए, 6 साल आपको कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन खुदारा इन बीजेपी वालों को आप मत लाओ। उस वक्त मुफ्ती साहब को हमारी बात कबूल नहीं हुई, उन्होंने बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई और जैसे कहते हैं लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। आज हम उसका भुगत रहे हैं। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि जहां प्रोजेक्ट हमारी जमीन पे लगेगा वहां रोजगार का पहला हक हमारे नौजवानों को होगा। इसके साथ साथ हमने सरकारी मुलाजमत का एक नया दौर शुरू करने का भी यहाँ के नौजवानों के साथ वादा किया है। दोबारा दूर दराज इलाकों में डीजी को भेज के डीजी भर्ती का सिलसिला शुरू करने पे भी हम वादा बन गए। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां लोगों ने बिजली के मुतालिक मुझसे शिकायत ना की हो। पहले तो बिजली मिलती नहीं, लेकिन बिजली का बिल हर महीने आपके घर पहुंचा दिया जाता। जहां हमारे दौरे हुकूमत में बिजली की फीस 250, 300, 350 उससे ज्यादा नहीं, आज देहात के इलाकों में भी बिजली का बिल कम से कम 1650 रुपए महीना। आपकी आमदनी 1500 होगी, लेकिन बिजली का बिल 1650 रुपए। अब गुजारा होता नहीं। हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि हुकूमत बनेगी तो हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे।
सजाद से गुजारिश करूंगा कि जहां जहां इसके पास वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स है, वो जो उर्दू में हमारा ये मंशूर है, मेहरबानी करके आप व्हाट्सएप के जरिए जितने लोगों तक पहुंचा पाए ताकि आप खुद पढ़ें। पढ़ने के बाद देखिए फैसला वोटर ने करना है और वोटर का फैसला हमारे सिर आंखों पे। हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आज से लेके 18 सितंबर तक आप उम्मीदवारों को तोड़िए, उनकी बातों को तोड़िए, उनके बात करने के तरीके को तोड़िए, उनके वादों को तोड़िए, इस चीज को तोड़िए कि क्या वाकई वो अपनी बातों पे कभी कायम रहे हैं या नहीं। और उसके बाद आप फैसला करिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूं कि 18 सितंबर को माँ बहन नौजवान साथी बुजुर्ग आप सब पोलिंग बूथ पे जाएं, हल्का बटन ढूंढे और सजाद शाहीन साहब को यहाँ से कामयाब करें। इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब मैं खड़ी आऊं तो उस वक्त मेरे साथ सजाद शाहीन उम्मीदवार नहीं लेकिन सजाद शाहीन एमएलए बानिहाल और अगर अल्लाह ने चाहा तो और भी कुछ, लेकिन इनकी तकदीर का फैसला पहले अल्लाह ताला ने करना है, फिर आपने करना है। मेहरबानी करके पहले तो इनके लिए दुआएं करिए और फिर इनके हक में फैसला करिए।